गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे कि जो टर्शरी केयर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU जो होता है, जिसे लेवल 3 NICU भी कहा जाता है, उसके अंदर क्या होता है, NICU के अंदर क्या होता है। बहुत से लोगों का ये कहना रहता कि सर जो बड़े NICU होते हैं उसमें क्या होता है, प्राइमरी NICU में तो हम जानते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। नेल्सन हॉस्पिटल जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये लेवल 3 एक NICU है। समझते हैं कि NICU के अंदर क्या क्या रह सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो साइड में दो चेंबर है, बीच में नर्सिंग एरिया है। तो एक साइड में जो लेस इन्फेक्टेड बच्चे हैं वो रहते हैं, जो क्लीन बेबीज़ रहते हैं वो रहते हैं, और जो इन्फेक्टेड वाले बच्चे हैं वो अलग रहते हैं। दोनों के बीच में सेपरेशन रहता है। और इनका जो एयर हैंडलिंग यूनिट रहता है, जिसको AHU भी कहा जाता है, या फिर बहुत से लोग आप में से बहुत से लोग इसको हेपा फिल्टर के नाम से जानते होंगे। इसके कारण से जो सेप्टिक चेंबर का जो एयर है वो असेप्टिक या क्लीन बेबी के चेंबर्स में मिक्स नहीं होता, और जिसके कारण से जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो और कम हो जाते हैं। खास करके जो इन्फेक्टेड बच्चों को हैंडल करने वाले सिस्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनका ड्यूटी वहीं पे रहता है, वो दूसरे चेंबर में नहीं जाते। और जो क्लीन बेबीज़ है वो दूसरे चेंबर्स में नहीं जाते। हमारे यूनिट में हम ऐसे 4 चेंबर हैं, जिसमें हम क्लीन बेबीज़, बहुत क्लीन बेबीज़, जो प्रीमैच्योर बेबीज़ है, जो ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको भी सेपरेट करते हैं। और जो सेप्टिक में भी, सेप्टिक और बहुत ज़्यादा सेप्टिक, जिनका अभी भी एक्टिव इन्फेक्शन है, कैंडिडा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, एसिनेटोबैक्टर आया हुआ है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्लेप्शियला है, ई कोलाई, उनको हम टोटली अलग रखते हैं चेंबर में। और जो थोड़े से अभी रिकवरी फेज़ में या कम इन्फेक्टेड बच्चे, स्टाफ आया है, पता है ये जल्दी रिस्पॉन्ड करने वाला है, उनको अलग चेंबर में रखते हैं। तो हम इस तरीके से जो क्रॉस इन्फेक्शन है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास स्टाफ जो है वो हर चेंबर का अलग होता है, वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में नहीं जाता। इनफैक्ट आप अगर देखोगे तो 2 नर्सिंग स्टेशन देखते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो इन्फेक्टेड वाला स्टाफ है वो जो नॉन इन्फेक्टेड वाले पेशेंट के साइड का नर्सिंग स्टेशन भी यूज़ ना करें। इसके अलावा जो आप हैंड वॉश का बेसिन देख रहे हैं, ये फुट ऑपरेटेड है। मतलब इसके टैप में अगर आप देखोगे तो आपको टैप को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये यहाँ पे टच करते हो तो ये वाटर शुरू हो जाता है और आप हैंड वॉश कर सकते हो, जिसके कारण से हैंड वॉश इफ़ेक्टिव होता है और इसको कंटेमिनेशन नहीं होता है। साथ ही आप देखोगे यहाँ पे तो एक वॉच वॉल पे रखी हुई है, तो बराबर से हम देख के 2 मिनट के लिए हैंड वॉश करने के लिए बोलते हैं। इसी के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो हैंड वॉश को मॉनिटर करने के लिए, कितना कॉम्प्लायंस है स्टाफ का वो देखने के लिए उसका भी हम ऑडिट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हैंड वॉश होने के बाद में यहाँ से आप जो गाउन्स और ये है जो स्टराइल गाउन पहन के आप अंदर एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे इसमें बहुत सारे एडवांस वार्मर हैं। तो ये एडवांस वार्मर है, मैच्योर बेबीज़ को भी हैंडल करने में और उनका टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं, जिसमें हम जो प्रीमैच्योर बेबीज़ है, खास करके 1 किलो के नीचे के बच्चे, उनको हम रख सकते हैं। और ये जो एडवांस सपोर्ट है, इसी के कारण आप जो प्रीमैच्योर और सिक बेबीज़ हैं उनको आप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। वार्मर और इंक्यूबेटर के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो डिटेल में, उसको कैसे ऑपरेट करना, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बनाया हुआ है। अब ये जो फोटोथेरेपी है, जैसा हम जानते हैं कि सब बच्चों को जॉन्डिस होता है, लेकिन अगर किसी लेवल से ज़्यादा अगर पेशेंट को जॉन्डिस है, बच्चे को जॉन्डिस है, तो उसमें हम फोटोथेरेपी देते हैं। जो ये LED फोटोथेरेपी है, आप देख सकते हैं कि बच्चे के काफ़ी करीब रखे हैं और ये गर्म नहीं होते, जिसके कारण से बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और ये जो डिस्टेंस बच्चे से आप इसका जितना कम रखोगे उतना ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये क्योंकि गर्म नहीं होते, इसके कारण से हम बच्चे के काफ़ी करीब इसको रख सकते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। और ये साथ ही एक बिली ब्लैंकेट है, आप देख सकते हैं कि बच्चे को ही इसके ऊपर लिटाया गया है, जिसके कारण से जो LED लाइट है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है बच्चे के, और जिसके कारण से जो जॉन्डिस का लेवल है वो काफ़ी रैपिडली कम हो जाता है। बिली ब्लैंकेट जब से हमारे यूनिट में आया, हमारा जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो गया है।
इसके अलावा ये आप जिस तरीके से देखोगे, हमारा हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है जिसको ऑपरेट हुआ था, और आप देख सकते हो कि कितने सारे सिरिंज पंप लगे हुए हैं। ये बहुत सारे सिरिंज पंप है, ये फ्रिजनेस का भी कंपनी के है, काफ़ी प्रिसाइज है, और अगर आप 0.1 ml पर आर के हिसाब से भी सेट करते तो वो बराबर प्रिसाइजली उतना ही देगा। इसमें एरर्स कम होते हैं और आपका जो रिज़ल्ट है आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेंटिलेटर्स नियोनेटल जो रिकमेंडेड है, नियोनेटल फ्रेंडली बोलो या फिर जिसमें आप हमने समझा था कि प्रॉक्सिमल फ्लो सेंसर होना ज़रूरी है न्यूबॉर्न के लिए, उसमें आप देखोगे कि ये फेबियन वेंटिलेटर है या फिर ये मैके का है, ये वेंटिलेटर्स अवेलेबल होने चाहिए टर्शियरी केयर यूनिट में। और ये हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर है, खास करके जो बैड लंग होते हैं, सीवियर आरडीएस होता है या पीपीएचएन का बच्चा होता है जिसमें आपको आयन वगैरह देना होता है, उसमें आपको ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर है इसकी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें आपके टर्शियरी यूनिट में होनी चाहिए। इसके अलावा जो एडवांस नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है, जैसे कि हम हाई फ्लो काफ़ी यूज़ करते हैं, इसके अलावा सीपैप हम सब जानते हैं कि सीपैप कैसे यूज़ करना है, या फिर नॉन इन्वेजिवली हम वेंटिलेटर्स भी बहुत बार यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी टर्शियरी यूनिट का पार्ट है। इसके अलावा जब भी आप एक टर्शियरी लेवल का NICU हैंडल करते हैं तो आपके पास 24/7 फार्मेसी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको मेडिसिन लगते हैं, एडमिशन्स कभी भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चा कॉम्प्लिकेट हुआ तो कभी कभी रेयरली यूज ड्रग्स हमारे जो स्टॉक में नहीं रहते, उसके लिए फार्मेसी होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो NICU है उसी में हमारे पास एक क्रैश कार्ड होता है जिसके अंदर जो भी इमरजेंसी मेडिसिन्स होती है उसका स्टॉक हमेशा मेंटेन रहता है, और हर चीज़ के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो भागना नहीं पड़ता, तो सारी चीज़ें वो क्रैश कार्ड में मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी कोई चीज़ ऐसी लग जाती है जिसका, या फिर बहुत सारे वायल्स यूज़ हो जाते हैं, तो या फिर कोई बच्चा आता है जिसमें आपको तुरंत सर्फेक्टेंट देना है या IVIG देना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 24/7 फार्मेसी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही लेबॉर्ट्री 24/7 होना ज़रूरी है। किसी भी बच्चे का अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स देखना चाहते हैं, ABG देखना चाहते हैं, तो रात बेरात भी हमको रिपोर्ट मिल जाए तो तुरंत बच्चे का ट्रीटमेंट उस हिसाब से हो जाता है। राउंड द क्लॉक इंटेंसिविस्ट होना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ तो जैसे जो स्पेशलिस्ट भी है, कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, अगर आप रात में भी उनको बुलाते तो आ जाते हैं। कोई बच्चे को अगर हम साइनोटिक हार्ट डिसीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा शॉक में है और हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें रूल आउट कर ले, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, तो भी कार्डियोलॉजिस्ट हमें तुरंत 24/7 देते, पर एटलीस्ट इंटेंसिविस्ट 24/7 वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही जो इमरजेंसी में लगने वाली चीज़ें हैं, जैसे डिफिब्रिलेटर है, और जैसा हमने समझा था कि सारा डायलिसिस का अवेलेबिलिटी है, हम बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस भी काफ़ी करते हैं ज़रूरत पड़ने पे, तो ये सारी चीज़ें राउंड द क्लॉक अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सवेरे देखेंगे करके, अगर ज़रूरत है बच्चे को तो तुरंत अवेलेबल हो जानी चाहिए। हर जगह ये चीज़ संभव नहीं होती, लेकिन जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसीलिए उसको लेवल 3 कहा जाता है। लेवल 2 में ये सारी चीज़ें अपेक्षित नहीं रहती। लेवल 2 में आप एक 24/7 अगर फार्मेसी मिल जाए, अगर बेसिक अपने ब्लड टेस्ट हो जाए तो भी आप उसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक नियोनेटल फ्रेंडली मॉनिटर होना चाहिए। जो हमारे रूटीन मॉनिटर्स हैं वो बच्चों के पल्सेस पिकअप नहीं कर पाते, क्योंकि उसका जो इंटरफेस होता है, वो जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, वो जो न्यूबॉर्न या खास करके जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं उनके पल्स को, उनके ऑक्सीजन के लेवल को पिकअप नहीं कर पाते। इसलिए एक नियोनेटल फ्रेंडली, जो नियोनेट्स के लिए बने हुए हैं, ऐसे मॉनिटर्स आपको होने चाहिए। हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल मॉनिटर भी है, जो आप देखोगे, ये हमारे यहाँ का ही फ़ोटो है, तो ये इसमें हमको तुरंत बता देता है कि किसका सैचुरेशन कितना है, किसका हार्ट रेट कितना है। ECG अगर आपने लगा के रखा है तो ECG दिखेगा, नहीं लगा के रखा है तो नहीं दिखेगा। लेकिन ये अलार्म का सोर्स नहीं है, इसमें अलार्म नहीं बजता। लेकिन आपको ये हमारा नर्सिंग स्टेशन पे रहता है, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे एट ए टाइम 8 बच्चों का आप ECG हार्ट रेट देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये 0 दिखा रहा है, ये एरर है ना। तो ये कभी कभी ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये अलार्म नहीं देगा आपको, ये आपको कॉन्स्टेंटली देखते रहना पड़ता है। और ये जो है ये नर्सिंग स्टेशन पे रहता है, और नर्सेस का ध्यान इनके तरफ बार बार जाते रहता है, और कभी इसमें कुछ आंकड़ा हमको कम ज़्यादा दिखे तो तुरंत जाके आपको अटेंड करना है। जैसे कि ये अभी अलार्म नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हार्ट रेट 0 दिखा रहा है, तो ये बच्चा जाके तुरंत सिस्टर देख के आएगी कि इसके चेस्ट लीड तो नहीं निकल गए। तो इसका ये फ़ायदा होता है, एक जगह बैठ के आप सारे बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं।
इसके अलावा आप देखोगे कि स्टाफ जो होना चाहिए वो वेल ट्रेन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक प्रोटोकॉल हमने बना के रखा है कि कोई भी नया स्टाफ आता है तो उसको मिनिमम इतने चीज़ों को सीखना है, उसको पास करना है, उसके बाद ही उसको पेशेंट पहले सीनियर्स के अंडर और फिर बाद में इंडिविजुअली दिया जाता है। वो एक प्रोटोकॉल आपके पास होना चाहिए कि आपका जो स्टाफ है वो रेगुलरली ट्रेन होता रहे, आपके क्लासेस रेगुलरली होते जाए और नए जो स्टाफ आते हैं उनका भी अच्छे से इंडक्शन हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद ही उनको पेशेंट दिया जाए। एक न्यूनेटल ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर टर्शियरी यूनिट में होना चाहिए, क्योंकि जो रूटीन आपके वेंटिलेटर्स है उसका जो मिनिमम टाइडल वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से जो प्रीमेच्योर बेबीज़ है, ख़ास करके एक लेस देन 1 kg वाले जो बेबीज़ हैं उनको वेंटिलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो हमारे यहाँ पे ड्रैगर का ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे तो उसका वेंटिलेटर लगा हुआ है, साथ ही ये इंक्यूबेटर भी है। ये इंक्यूबेटर में बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इसमें इनबिल्ट सक्शन है और ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर से आप 700 ग्राम का बच्चा भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक असेट होता है। बहुत बार अगर आप कहीं से पेशेंट शिफ्ट करके ला रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ही आप उसको वेंटिलेट कर सकते हैं या सीपैप दे सकते हैं। बहुत बार हम वहीं पे जाके सर्फेक्टेंट देते हैं और बच्चे को फिर सीपैप लगा कर लेके आ जाते हैं। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ आप तभी दे सकते हो जब आपके पास इस तरह के गैजेट्स हो, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो। इसके अलावा हमारे पास बेड साइड इको, ECG, USG ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप लेवल 3 NICU में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को टाइम पे आपको इको करना है तो आप पेशेंट को कहीं पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आपके पास इन हाउस इको मशीन होना ज़रूरी है। किसी पेशेंट का आप EEG करना चाहते हैं, कन्वर्जन सस्पेक्ट कर रहे हैं, एनकेफेलोपैथी सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर बर्थ एस्पेक्सिया है, और ऐसे कंडीशन में आपको EEG की ज़रूरत होती है। बेड साइड सोनोग्राफी करना है, किसी का आप रीनल सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर इंट्राक्रेनियल ब्लीड सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये चीज़ बेड साइड आपको मिल जाती है तो आप फास्ट रिजल्ट दे सकते हैं, जल्दी एंटिसिपेट करके, जल्दी से रूल आउट करके आपका ट्रीटमेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं और ये बहुत बार लाइफ सेविंग होता है। इसलिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रेयर फैसिलिटीज़ जो सब टर्शियरी यूनिट में नहीं होती लेकिन डिज़ायर्ड है कि अगर आप एक आइडियल NICU सोच रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर, इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, देन नियोनेटल एंडोस्कोप, नियोनेटल ब्रोंकोस्कोप, नियोनेटल कॉम्प्लेक्स सर्जरी, नियोनेटल कार्डियक सर्जरी, नियोनेटल न्यूरोसर्जरी, ये सारी चीज़ें जो रेयर है लेकिन एक आइडियल NICU में जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करते हैं वो होनी चाहिए। अब इसमें अगर ECMO मिल जाए, अगर आप ECMO का भी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, खास करके जहाँ पे नियोनेटल कार्डियक सर्जरीज ऑलरेडी हो रही है वहाँ पे अगर ECMO का अगर आप फैसिलिटीज़ दे दे तो ये लेवल 4 NICU बन जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर और इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड ये फर्स्ट डिज़ायरेबल है, बिकॉज जो PPHN के बच्चे हैं, जो बैड लंग के साथ में जो बच्चे हैं जो कन्वेंशनल वेंटिलेटर पे मेंटेन नहीं कर पाते, वैसे कंडीशन में आपको ये दो चीज़ें काफ़ी लगती है और ये तो होनी ही चाहिए। एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो हर NICU की जान होती है और जो भी सक्सेस NICU का होता है उसका क्रेडिट नर्सेस को ज़्यादा जाता है। अगर वो मन लगा के काम कर रहे हैं, वो जो बच्चों के साथ में कनेक्ट करके अगर अपना 100% देते हैं तो डेफिनेटली NICU आगे जाता है। बहुत बार जो मदर्स होती है जो बच्चों की देखभाल करने के लिए आती है, काफ़ी नर्वस होती है, बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, उनके खुद के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब में से वो जाते रहते हैं। तो उनके दुख को समझ के उनको गाइड करने वाले नर्सिंग स्टाफ NICU में होना ये बहुत बड़ा एसेट है और यही मेन कारण होता है किसी NICU के सक्सेसफुल होने का। तो ये एम्पैथेटिक जो नर्सिंग स्टाफ होता है ये हर NICU का जान है। सिर्फ जो हायर टेक्नोलॉजी है और उसमें अगर ह्यूमन टच नहीं है तो NICU कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। ये ह्यूमन टच ज़रूरी है, खास करके जो मदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनको जो अपनापन फील कराना है, इसके लिए नर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। और हमारा जो स्टाफ है वो उनकी वजह से ही हम अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो इनका क्रेडिट नर्सेस को जाता है। डॉक्टर्स बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपना काउंसलिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ, एक अच्छा नर्सिंग स्टाफ जो मदर के इसको समझ सके और मन से काम कर सके, ये हर NICU की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक होती है और वही NICU को आगे लेके जाता है। तो जैसा हमने समझा कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण
हम आगे नहीं जा सकते। उसमें एक ह्यूमन टच और पैशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक चीज़ें हम देखते हैं कि टर्शियरी लेवल NICU में होता है, और ये सब चीज़ें NICU के अंदर होनी चाहिए, जिसके कारण से हम जो बहुत टाइनी डेलिकेट प्रीमैच्योर बेबीज़ होते हैं उनको भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उनको भी बचाने की कोशिश कर सकते हैं।